नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो पिछले कल ही बोले तो 11/9/2022 को कंडक्ट हुआ था। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है धर्मशाला, बैजनाथ, जोगिंद्रनगर और शिमला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मशाला। आज हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला प्रश्न के बारे में बात की गई थी कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हमने उत्तर दिया धर्मशाला। तो यहाँ पर यह बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपको ध्यान देना है। अगर तो स्टेट के आधार पर बात की जाए तो आपको मेघालय लिखना है। अगर आपको जगह का नाम लिखना है तो आपको मनसिनराम टिक करके आना है। कभी कभी आपके जहन में प्रश्न उठता होगा कि हमने तो चेरापूंजी पढ़ा हुआ है। जी हाँ, तो चेरापूंजी भी इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो चेरापूंजी और मनसिनराम का जो अंतर है, डिस्टेंस है, ये मात्र 15 किलोमीटर का है। आप पास ऑप्शन में चेरापूंजी हो तब भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मेघालय हो तब भी सही उत्तर होगा, अगर आपके पास मनसिनराम हो तब भी इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। मेघालय राज्यों के अंतर्गत मनसिनराम या चेरापूंजी नाम के दो स्थान में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं दो जगह पर होती है। हम बात कर रहे हैं धर्मशाला की। जो धर्मशाला है यह जिला कांगड़ा के अंतर्गत आता है और जो धर्मशाला की जो स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड मैक्लोड ने। ये बात हो रही है 1846 की। जब हम धर्मशाला की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि धर्मशाला को हम तपोवन या संदीपनी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लॉर्ड मैक्लोड ने धर्मशाला की स्थापना की थी। इनके नाम पर ही धर्मशाला नामक जगह पर एक जगह पड़ती है, उसका नाम है मैक्लोडगंज। जो मैक्लोडगंज है वह तिब्बती सरकार का मुख्यालय है। जैसे आपको पता है कि 1959 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहली बार दलाई लामा आए थे। और साथ ही साथ हमें इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि धर्मशाला या मैक्लोडगंज को मिनी लासा या द लिटिल लासा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमें पता चला कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश धर्मशाला में होती है और धर्मशाला के बारे में हमने थोड़े से तथ्यों के बारे में भी जाना। और कई बार प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कितने मिलीमीटर बारिश आंकी गई है, तो आपने लिखना है 3400 मिलीमीटर। ये तो बात हमें पता चली कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में और हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है। अगर बात करें हम सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसे आपको अवगत है कि इस एग्जाम में आपको सर्वाधिक वर्षा पूछी गई है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको सबसे कम वर्षा पूछी जाए, तो आपको उत्तर देना है स्पीति क्षेत्र में। कहाँ? स्पीति की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो स्पीति है यह हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान भी है। कई बार प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, तब भी आपने लाहौल स्पीति करना है। अगर आपको स्थान की बात की जाए तब आपको स्पीति करना है। जब हमें पता चला कि जो स्पीति है ये एक प्रकार का बहुत शुष्क स्थान है, इसके साथ हमें ये पता होना चाहिए जो स्पीति है ये एक नदी भी है और जो सतलुज नदी की सहायक नदी है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ जाता है जो ताबो मठ है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको उत्तर देना है स्पीति नदी के किनारे। यहाँ पर ध्यान देना है जिस प्रकार धर्मशाला या मैक्लोडगंज को मिनी लासा या द लिटिल लासा के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार लाहौल स्पीति को भी छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपको उत्तर देना है लेह में। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं लेह लद्दाख की बात कर रहा हूँ। लेह लद्दाख जो वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है, तो तब भी आपको उत्तर देना है लेह में। इस प्रकार आपको पता चला कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। अगर आप इस तरह से हर प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में हिमाचल प्रदेश से संबंधी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे आपको अवगत है कि अभी मैंने इस प्रश्न से संबंधी मैंने आपको 20 से ज़्यादा तथ्य बताए हैं। अगर आपको मेरा यह YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं।
शिफ्टिंग पर्वत दर्रा भरमौर को डैश के साथ जोड़ता है। कहने का अभिप्राय है कि शिफ्टिंग जो दर्रा है वो भरमौर को किसके साथ जोड़ता है। आपके पास ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल। इसका सही उत्तर होगा लाहौल। इसके साथ देखते हैं कि लाहौल और भरमौर में मुख्यतः कौन कौन से और दर्रे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कालीचो दर्रा हो गई, कुक्ति दर्रा हो गई, दुग्गी दर्रा हो गई और छुबिया दर्रा हो गई। और ये दर्रे भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपके पास ऑप्शन दिया है गेफांग, द लेडी ऑफ केलांग, बड़ा शिकड़ी और मुकिला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बड़ा शिकड़ी। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा शिगड़ी, शिगड़ी शब्द को हम समझते सबसे पहले, जो शिगड़ी है यहाँ की स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है, जिसकी लंबाई कुछ किताबों में आपको 25 किलोमीटर मिलेगी, कुछ किताबों में आपको 27 किलोमीटर मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1906 में एच वाकर और एस पास्को ने यहाँ पर सर्वे किया था। इनके बारे में कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1958 में जे.जी.जी. स्टीफसन भी यहाँ पर सर्वे किया था, विजिट किया था। और साथ ही साथ हमें मेजर बलजीत सिंह के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर कब चढ़े थे। तो आपका उत्तर होना चाहिए 1970 ईस्वी में। कहा जाता है कि 1936 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में एक बड़ा डिजास्टर हुआ था, जिस कारण हमारी जो चंद्रताल झील है इसका निर्माण हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब 1936 में डिजास्टर हुआ था तब क्या हुआ था कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिससे आपका एक बड़ा शिगड़ी बना और दूसरा आपका चंद्रा ग्लेशियर बना। इस प्रकार चंद्रा ग्लेशियर के ठीक नीचे एक झील का निर्माण हुआ है, जिसको हम वर्तमान में चंद्रताल झील के नाम से जानते हैं। और इसी चंद्रताल झील से आपकी एक नदी निकलती है जिसको हम चंद्रा नाम से जानते हैं। और अंत में जाके ये तांडी नामक स्थान पर भागा नदी से मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। इतना हमें बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए। जो भी मैंने तथ्य बताए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं गेफांग की। हो सकता है अगली बारी गेफांग, लेडी ऑफ केलांग, मुलकिला के बारे में पूछा जाए, तो इसीलिए हमें ऑप्शन को भी साथ लेके चलना है। जिस प्रकार गेफांग एक ग्लेशियर है, ठीक उसी प्रकार जो गेफांग है ये एक चोटी भी है और लाहौल में गेफांग नाम का एक देवता भी है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश गेफांग चोटी पर डाला जाए तो गेफांग चोटी स्विट्जरलैंड की चोटी मैटरहॉर्न से मिलती जुलती है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो गेफांग चोटी है, लाहौल के स्थानीय लोग इस चोटी को मणिमहेश के नाम से भी पुकारते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें द लेडी ऑफ केलोंग की, तो हमें पता होना चाहिए जो द लेडी ऑफ केलोंग है ये एक ग्लेशियर है जो लाहौल में स्थित है। और द लेडी ऑफ केलोंग नाम सबसे पहले लेडी एल शिंदे ने रखा था। जो लेडी एल शिंदे थी ये ब्रिटिश महिला थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए लेडी ऑफ केलोंग इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पर बर्फ पिघलने के बाद इस ग्लेशियर की आकृति एक औरत जैसी दिखाई देती है। अंत में बात करते हैं मुकिला ग्लेशियर की। जो मुकिला ग्लेशियर है ये आपका लाहौल में पड़ता है और यह भागा नदी को पानी देता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज, चिनाब नदी का वैदिक नाम डैश है। आपके पास ऑप्शन है अस्किनी, अर्जिकिया, पुरुषणी और कलिंदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अस्किनी। अगर हम बात करते हैं चिनाब नदी की, चंद्रा और भागा नदी के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है और यह उद्गम कहाँ होता है, ये तांडी नामक स्थान पर होता है। और यह हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर का सफर तय करके कश्मीर में चली जाती है। अगर हम चिनाब नदी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात और करें कि चिनाब नदी चंबा में कौन से स्थान में प्रवेश करती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बुजिंद नामक स्थान पर। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि चिनाब नदी चंबा को कौन से स्थान पर छोड़ती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए संसारी नाले नामक जगह से। और अंत में यह नदी कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ चलते हैं ताकि प्रश्न हमारा अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं अर्जिकिया की। अर्जिकिया ब्यास नदी का
वैदिक कालीन नाम है। और बात करते हैं परुषणी की, परुषणी रावी को कहते हैं। और कलिंदी की बात करते हैं तो कलिंदी यमुना नदी को कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लग रही है। अगर आपको सच में अच्छी लग रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप पास ऑप्शन है शिमला, धर्मशाला, मनाली और उदयपुर। सबसे पहले आपके जहन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि इनमें से जिले कौन कौन से हैं। धर्मशाला जिला है क्या? नहीं। मनाली जिला है क्या? नहीं। उदयपुर जिला है क्या? नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिमला। कभी कभी आपको एग्जाम में कॉमन सेंस वाले प्रश्न दिए जाते हैं, तो कुछ लोगों ने ये प्रश्न भी गलत किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि शिमला में एक और कौन कौन सी झीलें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जैसे कि तन्नूजुबल झील हो गई, गटकुपर झील हो गई, कराली झील जैसे मैंने इसके बारे में पहले बताया, और आपका चंद्रनान झील। और अगर हम अंत में बात करें, एक झील और बचती है, उसका नाम है बरादोनसर झील। शिमला की इन सभी झीलों के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और कराली झील के बारे में एक लाइन और कहना चाहूँगा, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदी झील मानी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कई बार एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कराली और करेरी झील में। जो कराली झील है ये आपका शिमला में पड़ती है और जो करेरी झील है ये आपकी कांगड़ा में पड़ती है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, सिरमौर राजसी राज्यों डैश द्वारा स्थापित किया गया था। इस आपका ऑप्शन है राजा रसल्लू, बीरचंद, बीरसेन और बाहुसेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजा रसल्लू। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजा रसल्लू है उनका संबंध कहाँ से है, तो आपको उत्तर देना है जैसलमेर से। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं बीरचंद की। जो बीरचंद थे इन्होंने बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी। बिलासपुर को पहले कहलूर के नाम से जानते थे और कहलूरी वहाँ की बोली है। इसके साथ अगला देखते हैं बाहुसेन। जो बाहुसेन है, बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की रुख करते हैं। जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? जहांगीर ने किस साल में कांगड़ा किला जीता था? आपके पास ऑप्शन है 1620, 1621, 1622 और 1625। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1620। जब जहांगीर ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीता, उस समय कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांगड़ा किले का अंतिम किलेदार कौन था। कहने का अभिप्राय यह है कि मुगल किलेदार कौन था, तो आपको उत्तर देना है नवाब सैफ अली खान। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, जब जहांगीर ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीता, या कांगड़ा किला आए चाहे नगरकोट का किला आए, एक ही मतलब है दोनों का, तो उस समय जहांगीर ने नगरकोट के किले या कांगड़ा किले के अंदर क्या बनाई थी? एक मस्जिद बनाई थी। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि किस किले में जहांगीर ने एक मस्जिद बनाई थी, तो आपको उत्तर देना है नगरकोट का किला या कांगड़ा का किला। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नगरकोट और कांगड़ा के किले में दोनों का मतलब एक ही है। कई बार प्रश्न एग्जाम में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि जहांगीर पहली बार अपनी वाइफ के साथ नूरपुर कब आए थे, तो आपको उत्तर देना है 1622 ईस्वी में। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, जो नूरपुर है इसको पहले धमेरी के नाम से जानते थे। नूरजहाँ के आने के बाद धमेरी का नाम नूरपुर पड़ा। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। जुग्गा मूवमेंट इन बिलासपुर ओकर्ड इन विच ईयर? बिलासपुर में जुग्गा आंदोलन किस साल में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1883, 1887, 1893 और 1897। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1883। अगर हम बात करें जुग्गा आंदोलन की, जुग्गा आंदोलन बिलासपुर के गेहड़वी नामक स्थान पर हुआ था। और कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि जुग्गा आंदोलन के दौरान बिलासपुर का राजा कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए अमरचंद। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट? पोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? इसके बारे में मैंने क्लास में बार बार बात की है कि एजेंसीज के बारे में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। आपके पास ऑप्शन है BBMB, HPSCB, PSEB, NTPC। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, BBMB।
इसके साथ एग्जाम में पूछी जाने वाली कुछ और भी जल विद्युत परियोजना है जिनकी कार्यकारी एजेंसी BBMB है, जैसे देहरा हाइड्रो प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल हाइड्रो प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान और देना है, पोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट के अलावा पोंग एक झील भी है और पोंग एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। अगर हम बात करें पोंग झील की, जो पोंग झील है ये कांगड़ा में स्थित है और यह ब्यास नदी पर है। इसकी लंबाई लगभग 42 किलोमीटर है और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो पोंग बांध है ये 1960 में बनकर तैयार हो गया था और पोंग झील को महाराणा प्रताप के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पोंग एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पोंग को वन्यजीव अभयारण्य कब बनाया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1983 में। यहाँ पर पोंग झील के बारे में एक लाइन और कहना चाहूँगा। पोंग झील को 2002 में रामसर साइट में जोड़ा गया। पोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, पोंग झील, पोंग वन्य जीव अभयारण्य से संबंधी आपको इतना पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी मैंने तथ्य बताए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे लाइन ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है कालका शिमला, पठानकोट जोगिंद्रनगर, ऊना नगर चेरड़ू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पठानकोट टू जोगिंद्रनगर। सबसे पहले बात समझते हैं कि पठानकोट टू जोगिंद्रनगर कितनी लंबी रेलवे लाइन है। अगर हम पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 113 किलोमीटर है और अगर हम कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और अगर हम यहाँ पर बात करें ऊना नगर चेड़ू की बात करें तो इसकी लंबाई वर्तमान में 33 किलोमीटर है। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश में एक और रेलवे लाइन है जो भानुपल्ली से बिलासपुर तक की है और जो मात्र अभी 3 किलोमीटर ही बनी है। तो इससे हमें पता चला कि जोगिंद्रनगर से पठानकोट की जो रेलवे लाइन है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। कई बार रेलवे लाइन से संबंधी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रेलवे लाइन आपकी नैरो गेज है, कौन सी रेलवे लाइन आपकी ब्रॉड गेज है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिमला कालका और पठानकोट टू जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन आपकी नैरो गेज रेलवे लाइन है और अगर हम बात करें ऊना नगर चेरड़ू की, यह एकमात्र हिमाचल प्रदेश की ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक सूचना साझा करना चाहता हूँ। अगर आप हिमाचल प्रदेश की जीके बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मुझे हेलो कीजिए, आपको मैं क्लास में एनरोल करूंगा ताकि आप हिमाचल प्रदेश की जीके को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ सके। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति, यहाँ पर कुलपति नहीं होगा, यहाँ पर उप कुलपति होगा। देखो यहाँ पर गलत लिखा है ना। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर BS जोगी, डॉक्टर LS नेगी, डॉक्टर HR कालिया और डॉक्टर RK सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर RK सिंह। डॉक्टर RK सिंह मतलब रामकरण सिंह। अगर हम यहाँ पर बात करें HP यूनिवर्सिटी की, इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1970 को। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी यूनिवर्सिटी कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दो आपकी शिमला में हो गई, गंडल यूनिवर्सिटी हो गई जिसको हम विधि यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, और HP यूनिवर्सिटी। इस तरह से शिमला में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि कांगड़ा में भी 2 यूनिवर्सिटी है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि सरकारी 2 यूनिवर्सिटी है कांगड़ा में भी। एक है आपकी कृषि विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं, और कृषि विश्वविद्यालय को हम CKS यूनिवर्सिटी बोले तो चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो उपकुलपति थे वो थे हेतराम कालिया, जो आपको ऑप्शन C में दिया गया है। ये तो हुई बात बागवानी विश्वविद्यालय की जो कि हमारे कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। इसके साथ कांगड़ा में एक और विश्वविद्यालय है जिसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। अंत में बात करते हैं नौणी यूनिवर्सिटी की। जो नौणी यूनिवर्सिटी है इसको हम YS परमार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं और बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो पहले उपकुलपति थे उनका नाम था डॉक्टर MR ठाकुर। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए।
इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? आपके पास ऑप्शन है सिरमौर, शिमला, कुल्लू और चंबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंबा। इसके साथ देखते हैं कि चंबा जिले के और कौन कौन से नृत्य है जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, जैसे गद्दी नृत्य हो गया, किकली, डांगी, डेपक, झंझर और झांकी। कई बार एग्जाम में पंगवाल के बारे में भी पूछा जाता है। चंबा के नृत्य के साथ साथ हमें थोड़े चंबा के लोकगीत के बारे में भी पता होना चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। फुलमू रांझू, कुंजू चंचलो, राजा गद्दड़, सुई गीत इत्यादि। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, साहरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थल में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सराहन, रोडू, अर्की और भरमौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्की। हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरह के मेले हैं और जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि सारी मेला जो अर्की में स्थित है, एक है सायर मेला जो कांगड़ा में स्थित है, एक है सारही मेला, वो कहाँ है? कुल्लू जिले में स्थित है। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अंत में साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हिमाचल प्रदेश की जीके मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप SMS कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। नमस्कार।